अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नया नॉवल शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है मुसहफ बाय नम्रा अहमद। वैसे तो इस नॉवल की कहानी एक आम यतीम लड़की की कहानी है, पर जो चीज़ इस नॉवल को खास बनाती है वो इसमें उसकी राह हिदायत है। After so much breakdowns, how she take hidayat from Quran in every aspect of her life, अपनी जिंदगी के हर मामलात में वो किस तरह कुरान से हिदायत हासिल करती है और फिर खुदा उसे हर मामले में सुरखरू कर देता है। काफी अच्छा नॉवल है, इसकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी है। चलें, आज हम ये नॉवल शुरू करते हैं। सुनहरी सुबह भीग रही थी। वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची, कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पर ढेरों बेसारी लिए वो बेंच के करीब आई। जब बैठकर वो रोज जहाँ बैठकर वो रोज 10 मिनट बस का इंतजार करती थी। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पर बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते हुए दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आज कल से बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह उसे पसीना आने लगा था। जा, जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासुरात थे, जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल बल पड़ रहे थे और कांच सी खूबसूरत सुनहरी आंखों में छाई खफगी। कुछ था इसमें जो उसे सारों में यकसर यकता बनाता था। लंबे करते और लंबे कुर्ते और जीन्स में बलबूस रस्सी की मानंद दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन में लपेटे टांग पे टांग रखे वो पाँव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो सियाफाम लड़की आज भी बेंच पर इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान इसका बैग पड़ा था और इस वक्त वो सियाफाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए उसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चौक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिख रखा था। महमद इब्राहिम, महमद इब्राहिम। उड़ा आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी इसके बैग को देखती, मगर फिर महमल के तो रोज के 10 मिनट इस सियाफाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरस्कार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में सियाफाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पर रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, सियाह रंगत मगर चमकीली आंखें, कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमल कभी भी इन आंखों में देख नहीं पाई थी। हमेशा नजर चुरा जाती थी। शायद 1.5 महीना कबल वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पर बैठा देखती थी, और इन 1.5 माह में उनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पर बैठी खामोशी से सामने सीध में देखती वो बहुत छुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब जिसका सियाह सा वर्क बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती और किताब किनारों पर इसकी सियाह हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज में कुछ छलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसकी बेशकीमती होने का। किताब बालिश भर मोटी थी। सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुरस्कार कथा। और जब भी इस पर पुरस्कार किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ। वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई, शायद तजस्सुस आजिज कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो, सियाफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंख उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा, वो हैरत छुपा न सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने उसे निकाला तो इस पे जमानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से सियाह जिल पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी।
میں نے وہ گٹ جھاڑی اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نئے دور کی نئی لڑکی ہوں، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھوں گی؟ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان کے لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اس پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی اور محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل؟ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7 8 کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھ پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پوش میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں پہ دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتا بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا۔ اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا، جب لوڑ شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین گیٹ آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ 10 بر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ ہے نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکر سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ٹکڑے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیا کرتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی اسٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی سے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے، واپسی پر وہ پھر پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے دھڑام سے بند کیا، فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کے پوری قوت کے ساتھ دیوار پر دے ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی۔ نان کباب
का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद ही आगा जान के कमरे का दरवाजा खुला और तनतनाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमल, वो गरजी तो इसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शट अप! 1000 बार तुम्हें कहा है कि दरवाजा आराम से खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोले ताई जान, इस वक्त आगा जान सो रहे होते हैं, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रख के बेनियाजी से पाँव झुलाती खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब तिलमिलाती कल, कसमसाती रह गई। अंदर मुसर्रत आवाजों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ है महमल? भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही थी? दिमाग खराब है उनका, पैदाइशी मसला है। आपको नहीं पता, इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है, इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हो फ्रिज में, फिर खुद से ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ। ये तुम खाओ, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेजार सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगती थी। दिल बुरा मत करो, किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पर अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बहल बहलने की आवाज बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है, एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे लिए हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं रहे महमल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देखकर रह गई। फिर इसने सर झटक के लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुकमे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खाकर वो कुछ देर ही सोई कि उठ के ठा की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाजें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर्स पहने और बाल लपेटते दरवाजा खोला। उसका और मुसरत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मिलकर स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। अरसा पहले उसे काट कबाड़ से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथरूम नहीं था, इसलिए उन्हें लाउंज से गुजरकर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नायमा चाची के मुआज और मोइस फुटबॉल से खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज नहीं है तुम लोगों को? देखकर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर से किसी से बात करती नायमा चाची फौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम है सोना। ना दिन देखो ना रात, हर वक्त बिस्तर तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसों से बिस्तर आए थे, तोड़ू या फोड़ू मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना। वो भी महमल थी। सारे हिसाब फौरन चुकाकर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नायमा चाची बड़बड़ा के रह गई। मुंह हाथ धोकर इसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधी। फिर ऊंची सी भूरी पोनी टेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी। वो हल्का सा काजल भी इसे दहका दे दिया इसे दहका दिया करती थी। वो बिलाशुबह घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसलिए तो जलती है। इसने ये सब इसे हंसी आ गई। एक नजर खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह, एक पल्लू सामने लटकता और एक पीछे कमर में। वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकाल के मुसर्रत के सामने रख रही थी। वो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गरम कर रही थी। इस पर नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से गोया हुई, ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत। अब हर कोई बाहर से मुंह मार के तो नहीं आता ना।
बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी भरने लगी। जबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी हमारे सामने ऐसा नहीं बोलती। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबराकर मुसर्रत ने एक मुल्तजी नजर महमल पे डाली। वो कंधे उचका कर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक तनफ्फुर नजर डालकर ताई महताब बाहर चली गई। नायमा चाची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसर्रत और महमल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूं तो क्या हुआ, इनके एहसान कम है हम पर। वो मसरूफ सी एक एक नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंह की तरफ मुतवज्जा हुई। उसे गम होता था कि, कि अगर वो ना करे तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना है। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी, लेकिन मैं भी इन लोगों पर थोड़ा सा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धो के फारिग हुई तो मुसर्रत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज शाम की तरह कुर्सियां लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही मेहताब ताई और नायमा चाची बातें कर रही थी। नायमा चाची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम इन सबसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। इसे ट्रॉली लाता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही, निदा या सामिया को कह दिया होता तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चाची मेहताब ताई और नायमा चाची की तरह जबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरों के हल्क में उंडेल देती तो वहां कांटे उग जाते थे। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुरा के ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो अब आज करती। अगर वो उन्हें बुलाती, वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ आती, चूल्हा जलाती, बातें बगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चाची एक एक चीज, ये चखें मेरी सामिया ने बनाई है, वो मेरी निदा के हाथों में बहुत जायका है, कहकर पेश करती। इस पर मेहताब ताई इनकी तारीफें करती और महमल को कायली के वो ताने मिलते। इस सारे किस्से से बचने के लिए महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी, मगर फिजा चाची की ये मीठी जबान ही ठीक थी। वो कभी इनको पलट के जवाब ना दे सकी थी, ना ही कुछ जता सकी थी। वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों अम्मा बेटी लगी थी। फिर भी घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पर चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्रॉली छोड़कर वापस गई। सब बातें छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे थे। एहसान करने का तो जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो किचन की तरफ वापस आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी पर उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स रख आई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर निकल गया। महमल ने लम्हा भर को रुक के उसे जाता देखा। वो मेहताब दाई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम इसके बाद थे और सिद्रा महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आका जान के ऑफिस जाता था और ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का। सब पे हर लड़की का दिल और लड़की की अम्मा की नजर थी। निदा और सामिया हो या नायमा चाची की मगरूर नखरीली आरजू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रजिया पुप्पो तो अपनी इकलौती फायका के लिए कभी फवाद को डिनर पर बुला रही होती, तो कभी फायका अंडों का हलवा बनाकर ला रही होती। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी, मगर वो सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेजारी और इतराहट कम ना होती थी, वरना हन्ना तो
بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجنا، پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی اڑتی رہی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق نکمہ، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو بے لفظوں میں ہی کہہ دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا آشنا ہے جہاں دن سوتے اور رات جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیٹ صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھائی۔ لان میں فضا چاچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کے بے توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرا کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چاچی نے بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی وہ کچھ ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس پر بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سے آئی آئی بروز کو بھی شاطر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئی۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یکدک اسے دیکھتا رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا اور وہ پھر دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چاچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا جو پنجوں کے بل بیٹھی گھاس پر سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑ رہی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لے لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہال گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہے ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائے کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور وہ اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع ہی کر رہی ہوں، آپ بتائیں۔ بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو وہ بے نیازی ہو نخوت سے گویا ہوئی پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچنبھی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔
ایک ٹائم یہ دیگچے بھر بھر کے آپ 3 3 4 4 ڈشز بناتی ہیں مگر رات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجوں میں برسوں کی تھکن تھی اور وہ کہہ کر پھر سے پڈنگ کی طرف پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیگچے کے دیگچے ایک وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو سے یہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہتے جاتی تھی۔ ہمارا مال دل کو ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نٹھلو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آ بسے؟ یہ آغا کریم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جما لیا، بلائی پہ فضا چاچی نے، اور سب سے اوپر منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم ہی نہ ہوئے۔ بعد بے بعد جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کرتی کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چاچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنس تو کسی کھاتے میں نہ تھے، لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھ گئی تھی۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے تھے۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچی کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشن دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئی، مگر تائی مہتاب کی نظر پڑ ہی گئی اور گھر میں بھوپال ہی آ گیا، اور وہ باتیں سنائی۔ مسرت کو ایسے ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب اس کے لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج یکم تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں، تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہے۔ اگر کبھی بھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے، اور انہیں ہر چیز محول کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چالباز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے میں ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مانو فخر اور تنبیہ کر کے بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور محمل کے ذہن کی بھٹکی
روح اسے ایک نقطے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتا سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈا بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب ہی تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اما آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کی محبوب ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اس سے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں آ گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی عام شکل والی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جویلری گھر میں بھی ضبطن کیے رہتی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹرکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگرالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے صدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چاچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی تھی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت بھی، پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا ابھی بی اے کرنے کالج، اور 23 سالہ آرزو ماسٹر کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی۔ اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا، رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگ میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹیکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا ابھی انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج بنا ہی نہیں، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ بناتی۔
اور آپ کی ان بہنوں سے کہا کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری اماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں اماں اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی، وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامس ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہہ نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں۔ ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ، ہاں تو کرتی تو ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی، نائمہ چاچی زیر لب کچھ بڑبڑائی، اور فضا چاچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ ہوا کیا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد تقریباً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف تاری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کرتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھی بینچ کی طرف آئی تو ذہن میں ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکی بیٹھی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں باندھے تھے۔ سوچ وہی فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا کی، فضا چاچی کی اماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چاچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اسی کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کسی نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا، بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھی؟ میرا مطلب یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے، بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے اسے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہے، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات۔ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی عمل کی ماہر بیٹھی تھی۔ اس سے ذرا
एहतराजा बरतना चाहिए। हाँ, सियाफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और इसके बाद वो सहरज़दा सी सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएंगे। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबराकर उठ खड़ी हुई। मेरी बस आ गई। इसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास, या फाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ाकर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली है, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा, मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफजदा सी बस की तरफ लपकी थी। आज रॉड पकड़कर अंदर चढ़ते उससे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। शाम को इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सॉफ्टली बनाया, और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही थी कि आरजू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पर बल डाले लम्हे भर को रुकी। फवाद के लिए है जी। उन्होंने कल कहा तो था, मेरे पास टाइम नहीं था। आज भी किसी को याद ना आया तो बना ही दिया। इसने बेनियाजी से शाने झटकाए। वो दूसरी सीढ़ी पर ट्रे उठाए खड़ी मुंतजिर थी कि आरजू नीचे उतरे उतरी और वो ऊपर जा सके उतरे और वो ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरजू जीने से उतरकर उसके बिल्कुल सामने आ गई। अम्मा बना रही हैं। कोरमा बना लिया है? मम्मी ने कहा भी था। तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दे कि मैं चली जाऊं, और ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना ले। ले पकड़े। इसने ट्रे जोर से उसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खटखट सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बड़बड़ाई, मगर महमल जानती थी उसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा। और अब आरजू जो चाहे कर ले। वो जितना था वो जानता था कि काम किसने किया है और नंबर कौन बनाना चाह रही थी। और फिर यही हुआ। रात खाना खाने में जब मुसर्रत ने चॉकलेट सॉफ्टली लाकर रखा, तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूं मैं। 100 काम होते हैं। मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। और जब मेरा दिल करेगा तो बना दिया करूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हुजूरी नहीं होती। अम्मा, एक छिलका मुझे भी दें। अम्मा, एक फुल्का मुझे भी दें। वो मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी, जैसे उसे फवाद के तासुरात की परवाह ही ना थी। वो ताइदन सर हिलाकर सौफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक भटक कर उसके मोमी चेहरे पर जा टिकती थी। सौफले को इसने हाथ भी ना लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के बर्तन धो रही थी, जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पर सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेट पर में मारते हुए इस सियाह फाम लड़की के मुतालिक सोच रही थी, जिससे वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से एतराज बरत रही थी। एन बस के टाइम पर स्टेप पर जाती और बेंच पर बैठने के बजाय जरा फासले पर खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ती इस लड़की को देखती, ना इसके करीब जाती। मालूम नहीं क्यों इस लड़की से उसे इसकी किताब से खौफ सा महसूस होने लगा था। बादल जरा गरजे तो वो चौंकी। निगलू सुनहरी शाम पर जरा सी देर में छा नीलगू सुनहरी शाम पे जरा सी देर में छाया हो गई थी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर उसका दिल यूं ही मचल जाया करता था।
महमल जाओ मुसर्रत से कहो, बल्कि ताई मेहताब जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ थी, उसे देखते आते देखकर हुक्म सादर करते करते रुकी। इसके चेहरे पर बारिश में खेलने का शौक रकम था। ताई ने लम्हा भर को सोचा और हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकोड़े बनाकर लाओ और साथ में धनिये की चटनी भी हो, और मांस के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पर फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। इसने कदरे बेबसी से उनको देखा, मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश के भी कर, अ, बारिश बाद में कर दूंगी। वो मिनमिनाई, हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों से मसलकर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का ताई। मैं कल ही आपको भी लेकर चलती हूँ। वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। आपकी कंप्लेक्शन तो वैसे भी फेयर है। आप पर तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा तो तब ताई मेहताब की आवाज आई, मिक्स पकोड़े बनाना, फवाद को प्याज वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई इसकी पसंद। इसने जोर से छुरी स्लेब पर पटकी। आलू कतलों में काटे थे और अब फिर से उनको छोटा करना पड़ा। मिर्चे प्याज भी काटनी पड़ेंगी। शिद्दत बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी फवाद माँ को पुकारता हुआ किचन के खुले दरवाजे पे चटक कर रुका। खुली जींस पर लंबा कुर्ता और गले में मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पोनी बांधे, वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पर तक तक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पर चमक रहे थे। महमल वो बेचैन सा करीब आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी माजी मेरी मर्जी। आप कौन? मेरी मर्जी आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो अपने खाने से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली, फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादिर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पुष्ट से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूंगी या पकोड़ों में जहर मिलाकर दे दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया। वो रुक कर उसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं। खैर, बनाओ पकोड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। इसके आंसू फिर से बह निकले। जाने किस भोलपन में वो ये सोच बैठी थी, अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो। इसने नफी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहद बेहिस खुदगर्ज मतलबी। और जब तक पकोड़े बने, बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकोड़े चढ़ कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? वो टांग पे टांग धरे बैठा फर्जी कॉलर झटका कर कह रहा था। हसन फिजा चाची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा उससे मुशाबिहा थी। बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली रंगत, अलबत्ता आदतों में वो काफी मुख्तलिफ था। इसने फिजा की मीठी जबान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का बहुत अच्छा और नरम गो साफ दिल और हैंडसम। अभी भी वो ऑफिस से आया था और कोर्ट कुर्सी के पीछे टंगाए आस्तीन फोल्ड किए बैठा था। वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पर ले जाने की दावत दे रहा था। कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बायस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सबने रुककर उसे देखा। कंधे पर पर्स लटकाए, बालों को स्टाइल से बैंड में जकड़ते आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से उसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सब ही साथ साथ बहलने लगे। तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। हम पापा की हाईएक्स में जा रहे हैं। सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिद्रा तमस तमस्कुराना अंदाज में हंसी। मेहताब ताई की फोटोकॉपी बेटा जान
आपके तो एग्ज़ाम्स हो रहे थे ना? फ़िज़ा चाची बहुत फ़िक्रमंदी और प्यार से उसे देखकर कह रही थी, खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, जाओ शाबाश, सारे कोर्स को कम से कम 2 बार रिवाइज़ करो, अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ना तुमने बाहर जाकर क्या करना है? रात को खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पर पड़ी है, कोई पूछने वाला है? इनको बस मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था बोल उठा, कोई महमल से तो पूछे, वो क्या चाहती है? हाँ, अब हम इससे पूछते रहेंगे। ताई बिगड़कर बोली। हसन लम्हा भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे के झाड़ जाने को वाजे बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, बस इतना ही कह सकी। ताई मेहताब से मुकाबला इनके बस की बात न थी। वो पैर पटककर भागकर किचन में आई और सिंह ने सर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइवे पर हाईएक्स बाहर निकलती नजर आई। इसमें एक दो लोगों की जगह तो वहां से बन जाती थी। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि रात के खाने में जहर मिला दे और काश कि वो ऐसा कर सकती। सारी रात वो वक्फे वक्फे से आंसू बहाती रही थी, ठीक से सो भी नहीं सकी थी। सुबह उठी तो सर भारी भारी सा हो रहा था। बमुश्किल ही एक सूखा टोस्ट और चाय की प्याली हलक से उतारी और बाहर निकल गई। स्टॉप पर मामूल की ठंडक उतरी थी। बेंच पे वो सियाह लड़की वैसे ही खामोशी से बैठी एक तरफ देख रही थी। गोद में सियाह जल्द वाली किताब रखी थी और इसकी सियाह हाथों के किनारे पे मजबूती से जमे थे। आज वो कदरे थकी थकी और गमज़दा थी, सो जाकर बेंच पर बैठ ही गई थी। 10 मिनट ही काटने थे तो इतना क्या एतराज़ करना। सियाह लड़की ने जरा सी गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। रात को ठीक से सोई नहीं, बस ऐसे ही वो दूसरी जानिब देखने लगी। सामने सड़क खाली थी, दूसरी तरफ इक्का दुक्का लोग बस के मुंतजिर से टहल रहे थे। लोगों की कताई हुई हो। इसने चौंक कर उसे देखा। आप कैसे कह सकती हैं? मोहतात अंदाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, तुम्हारा दिल गमगीन और दिल बोझल है। तुम तकलीफ में हो और लोगों की बातें तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, है ना? मालूम नहीं, इसने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। अलबत्ता अंदर दिल जोर जोर से धड़का था। और तुम मुस्तकबिल के लिए खौफज़दा और माजी के बारे में गमगीन हो शायद। शायद अब कि वो वाज़े चौंकी थी, बेइख्तियार ही लबों से फिसला था। तुम अपने मुस्तकबिल और तमाम परेशानियों का हल जानना चाहती हो, कुछ ऐसा हो जिससे ये तुम्हें तंग करने वाले लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरने लगें, तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में आ गिरे, मालो दौलत तुम पर निछावर हो, तुम सबको अपनी मुट्ठी में करके दुनिया पर राज करो। क्या तुम ये नहीं चाहती? हाँ, महमल ने बेबसी से उसे देखा। इसका दिल मोम की तरह पिघल रहा था। वो स्याफाम लड़की इसकी हर दुखती रग पर हाथ रख रही थी। मैं यही चाहती हूँ, और अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूँ तो क्या ये किताब ना कर पाएगी? इसने झिझकते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था वो ज्यादा देर तक वहां अगर बैठी तो। हाँ, अगर तुम ये लोगी तो सब तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सब कुछ। महमल मुतज़ब्ज़ब सी लब कुचलने लगी। इस लड़की की बातें बहुत दिलफरेब और पुरकशिश थीं। इसे लगा वो जल्द ही फिसल जाएगी, बहक जाएगी। क्या ये सब इतना आसान है? शायद नहीं। तुम्हें इस किताब के अमल में बहुत मुश्किलात आएंगी, मगर एक दफ़ा सीख जाओगी तो सब आसान हो जाएगा, ज़िंदगी सहल हो जाएगी। और फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, वो तुम्हारे पीछे आएंगे। सबका बस का तेज हॉर्न उसे माहौल में वापस लाया। वो चौंकी और बैग का स्ट्रैप कंधे पर डालकर उठ खड़ी हुई। 10 मिनट खत्म हो चुके थे। मेरी बस। वो तेज तेज कदम उठाती बस की जानिब बढ़ी। दिल अभी तक जोर जोर से धक धक कर रहा था। महबूब कदमों में, लोग मुट्ठी में, दौलत निछावर और दुनिया पर राज, क्या ये सब मुमकिन था? वो उसके कहे गए अल्फाज पर सारा रास्ता गौर करती रही थी, लेकिन फिर बार बार खुद को झड़क देती। ये काले इल्म, सिफली इल्म, जादू टोने, चिल्ले वगैरह बुरे काम थे। इसने इनमें नहीं पढ़ना चाहिए था। इस इसे इनमें नहीं पढ़ना चाहिए।
इसे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कॉलेज के दरवाजे पर उतरते हुए इसने फैसला कर लिया था कि अब वो आइंदा इस याफाम लड़की के करीब भी नहीं जाएगी, बेंच पर बैठेगी भी नहीं, ना ही उससे बात करेगी। इसे डर था कि अगर इसने एक बार फिर उसकी बात सुन ली तो शायद वो इसे कबूल करके किसी ऐसी गुमनाम रास्ते पर निकल पड़े जहाँ से वापसी का सफर नामुमकिन हो। इस दिन सिद्रा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे थे। ये खबर मुसर्रत ये खबर मुसर्रत ने उसे तब दी जब घर भर की सफाइयां और लड़कियां कजी फुर्तियां दिखाकर माँ की तरफ आई थीं, वरना पहले जब भी दोपहर में लाउंज का दरवाजा आहिस्ता खोलकर आती तो घर में सन्नाटा और वीरानी छाई होती थी। और आज लंबी सी सामिया बांस की झाड़ू से छत के छाले साफ कर रही थी। सिद्रा ड्राइंग रूम की डेकोरेशन को असर नौ तरतीब दे रही थी। निदा अम्मा के सर पर खड़े होकर लॉन की सफाई में मशगूल थी तो महरीन महताब ताई से सर हिलाती कुछ बातें सुन रही थी। एक आरजू ही थी जो टांग पे टांग रखे बैठी कानों में वॉकमैन लगाए किसी मैगजीन के वर्क उलट पुलट कर रही थी, बेपरवाह, बेनियाज और मगरूर। अगर शुक्र है कि खूबसूरत ना थी, वरना शायद वो आसमान से नीचे ना उतरती। रिश्ता सिद्रा का है और ये खुदगर्ज खानदान सारा का सारा लगा हुआ है। मतलब? ओ नहीं, आहिस्ता बोलो। मुसर्रत ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बताने लगी, दरअसल भाभी बेगम का महज अंदाजा है कि रिश्ता सिद्रा का ही होगा। नौमान भाई की बेगम ने खुसूसन किसी का नाम नहीं लिया, सो फिज़्ज़ा को शायद कोई उम्मीद हो। नौमान भाई कौन? तुम्हारे अब्बा के दूर के रिश्तेदार है। उनका बेटा फुरकान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बहुत अच्छा घराना है, और एक बेटी है, शायद है वो भी शादीशुदा, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। बेगम नौमान ने किसी के जरिए कहलवाया है, और ये सारी लड़कियां इसी उम्मीद पर लगी हुई हैं कि शायद उनका रिश्ता हो जाए। व्हाट रबिश! वो तमस्खुराना हंसकर कमरे की तरफ चल दी। शाम में मुसर्रत ने उसे किचन में मदद के लिए बुलवाया था। अचार गोश्त, बिरयानी, सीख कबाब, फ्राइड मछली और क्या कुछ करेंगी आप? वो बर्तनों के ढक्कन उठा उठाकर झाँकते हुए पूछ रही थी। ये सब तो तैयार हो चुके हैं, तुम दो मीठे और रशियन सलाद बना दो, और चाय के साथ स्नैक्स भी, चाय भी और खाना भी। वो कमर पर हाथ रखे हैरत से बोली, इतना सब कुछ किस लिए? क्या इतना काल था सिदरा बाजी के रिश्तों के लिए? ओ नहीं, आहिस्ता बोलो। मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ, अभी जाकर मुंह पर बोल सकती हूँ। और तुम्हारे इस कहने पर बातें मुझे सुननी पड़ती हैं महमल। वो थकन से आज़र्दा सी बोली, तो वो खामोश सी हो गई, फिर दुपट्टे की गिरह कस कर काम में जत गई। चाय की ट्रॉली इसने बड़े एहतमाम और मेहनत से सजाई थी। इस वक्त भी वो पंजों के बल बैठी ट्रॉली के निचले हिस्से में प्लेटें सेट कर रही थी जब ताई मेहताब किचन में कुछ कहती हुई दाखिल हुई। सिदरा इनके पीछे थी। सब तैयार है, दाखिल जी। इसने बैठे बैठे गर्दन उठाई। मेहताब ताई कदरे उजलत में नजर आ रही थी। ठीक है सिदरा, तुम ये ले जाओ। और मिठाई किधर है? मेरा ख्याल है चाय के बाद हम बात पक्की कर देते हैं, मिठाई तब तक सेट कर लेना। वो तो रिश्ता मांगने आई हैं, तब बात इतनी जल्दी पक्की कर देंगी? वो हैरानी से हाथ झाड़ती खड़ी हुई, और ताई भी किसी और मूड में थी, सो बताने लगी, हाँ तो अब मजीद क्या इंतज़ार करना? लड़का इतना अच्छा और खुश शक्ल है, और फिर हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। मंगनी आराम से 2 महीने तक करेंगे, और शादी साल 1.5 साल तक। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगी कि सिद्रकी के ज़माना देखेगा। इनके अंदाज में तकब्बुर की बू आ रही थी। एक लम्हे को महमल के दिल में आया, नफीसी वो खातून जो ड्राइंग रूम में बैठी हैं सिद्रा को नापसंद करके चली जाए, और ताई सदमे से बीमार पड़ जाए। आखिर खुद पर गासिब लोग के कैसे पसंद होते हैं। मगर शायद इधर तो सब प्लान ही बन चुके थे। सिद्रा नाजुक हील की टिक टिक करती ट्रॉली धकेलती हुई ले गई, और वो खाली किचन में खामोशी और वो खाली किचन में खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मुसर्रत भी मेहमानों के पास थी। जाने कैसे ताई को उनके घर का फर्द होने का ख्याल आया और उनको वहीं बिठा लिया। टिशू महमल, टिशू। नायमा चाची ने जोर से आवाज लगाई तो वो तेजी से उठी। टिशू रखना भी भूल गई थी। उफ, ये टिशू का डब्बा इधर उठाकर भागी। बस लाउंज में शीशे के सामने रुककर महमल ने लम्हा भर के लिए खुद को देखा। ऊंची पोनी सियाह जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता और गर्दन के गिर्द मखसूस अंदाज में लपेटा डाई दुपट्टा जिसे वो बहुत से जोड़ों के साथ चलाती थी।
ये गालिबन पिछली से पिछली बकरीद पर बनवाया गया जोड़ा था जो अभी तक खासन घिस चुका था। खैर कौन सा मेरे रिश्ते के लिए आए हैं। शाने उचकाकर वो ड्राइंग रूम की तरफ भागी। नफीस और बावक्कार बेगम नुमान बड़े सोफे पर बड़ी तकल्लुफ से बैठी मुस्कुराते हुए ताई महताब की बातें सुन रही थी। इसे आता देखकर कदरे खुशदिली से उठ खड़ी हुई। महमल बेटा अब आई हो, कब से पूछ रही थी ताई से तुम्हारी ताई से। वो एकदम से गड़बड़ा सी गई लेकिन संभल कर आगे बढ़कर मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से पूछ रही थी तुम्हारा। वो मैं, हाँ आई नो बेटा, तुम इस एहतमाम में लगी हुई थी। मुझे याद है जब करीम भाई की इयादत के लिए आई थी, इस बच्ची ने अकेले सारा खाना बनाया था। वो उसे बैठ वो उसे पास बिठाते प्यार से देखते 2 बरस पुरानी बात दोहरा रही थी। वो घबराकर ताई के तने नकुश को देखती और तो कभी सिदरा की तगय्युर होती रंगत को। वो तो बस टिश्यू देने आई थी, फिर इतना इस्तकबाल बेमानी। आप ये ड्रम स्टिक्स लेना भाभी, ये ताई ने इनका ध्यान बटाने के लिए बोला। अरे ये तो मेरी फेवरेट है महमल, तुमने बनाई है ना, मुझे याद है तुमने इस दफ़ा भी खाने में ये बनाई थी और फरी बेटी ने स्पेशली तुमसे ये रेसिपी भी ली थी। और इसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। बेबसी और बेचारगी से वो सर हिला पा रही थी। इधर ताई मेहताब अब परेशान हो रही थी। यही तो हमेशा से होता आ रहा था कि सिद्रा के रिश्ते के लिए आने वाले हर मेहमान को मुसर्रत और महमल की बनाई हुई चीज़ें ये मेरी सिद्रा ने बनाई है कहकर पेश करती, मगर जाने कब वो खातून घर की सारी सुनगुन ले गई थी। बस भाभी, लड़कियां माशाल्लाह सभी सुघड़ हैं हमारे घर में। फिजा चाची ने बज़ाहिर मुस्कुराकर बात संभाली, मगर कदरे बेचैन वो भी थी। कहीं कुछ बहुत गलत था। जी मगर ये सब तो सिद्रा ने बनाया है, बेचारी सुबह से लगी हुई थी। मुसर्रत ने जल्दी से कहा। जी जी, ताई मेहताब ने तायद की। वेरी गुड सिद्रा। बेगम नुमान ने अब बॉक्स पेटीज ले रही थी। ये बॉक्स पेटीज तो बहुत अच्छे बने हैं सिद्रा, इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है। और सिद्रा के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि बॉक्स पेटीज में क्या क्या डलता है। वो एकदम कंफ्यूज सी माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत आला है। नोमान साहब तो खुद खाने के बहुत रसिया हैं, इसलिए कहते हैं कि बहू के हाथ का टेस्ट चख कर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बेटियां ही माशाल्लाह प्यारी सलीकामंद हैं, मगर महमल तो मुझे ख़ास तौर पर अजीज़ है। सईदा आपा ने बताया होगा मैं किस खास मकसद के लिए आई हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमहीद बांधूं। मेहताब आपा, फुरकान तो आपका देखा भाला लड़का है। अल्लाह का शुक्र है हर तरह से नवाजा है उसने हमें। बस महमल के लिए आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ। अगर हो सके तो मेरी बेटी बना दे। और मेहताब ताई से मजीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। उन्होंने बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए इशारा किया, तो वो हक तक बैठी सुन रही थी जो तेजी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, कब इन खातून को खाना खिलाए बगैर रुखसत किया गया और ताई के बंद कमरे में सब बड़ों की क्या बात हुई, वो हर शे से दूर अपने कमरे में कान लपेटे पड़ी थी। इसका दिल कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। अजीब सी कैफियत थी, जैसे बंद गाल में रोशनी और हवा का कोई रोज़न खुल गया हो। बेकैफ और रूखी फीकी जिंदगी में एकदम ही कोई खुशगवार और सब सरसब्ज मोड़ आ गया था। उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी और उसे लग रहा था एक नई जिंदगी बाहें फैलाए इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर खुशशक्ल फुरकान, माँ बाप का इकलौता खाने का शौकीन, इसके लब अपने आप ही मुस्कुराने लगे। उन्होंने सिद्रा की जगह मेरा रिश्ता मांगा है। कैन यू बिलीव इट। मैं तो इतनी शॉक्ड हो गई थी। ओ गॉड, इतना अच्छा प्रपोजल है। वो आंटी इतनी लविंग और स्वीट थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और पता है, इनका बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। और तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं। इसने फाइल में पेपर लगाती नादिया का कंधा हिलाया तो वो हाँ हाँ बताओ फिर क्या हुआ कहकर फिर से सफ़ा तरतीब से लगाने लगी थी। हो ना, क्या था। ताई अम्मा की शक्ल तो देखने लायक हो गई थी। अच्छा नादिया अब इंग्लिश के वर्ग उल्टाती कुछ तलाश कर रही थी। वो दोनों कॉलेज के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। महमल उसे कल की सारी रुदात सुना रही थी। ताई ने मुझे फौरन वहां से भेज दिया। बेचारी हर चीज़ सिद्रा ने बनाई कहकर पेश कर रही थी, मगर वो आंटी भी बहुत तेज थी। ऐसे
परखचे उड़ाए कि ताई अम्मा कई दिन तक याद रखेंगी। तुम मेरी बात नहीं सुन रही नादिया, इसने खवासी होकर मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं सुन रही हूँ। नादिया ने बौखलाकर फाइल एक तरफ सीढ़ी पर रखी मगर वो मुंह मोड़े बैठी रही। अच्छा बताओ ना। तो वो साहब एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। मैं 2 घंटे बकबक करके थक गई हूँ कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। तुम अगर सुन लेती तो ये सवाल ना करती मगर तुम अपनी फाइल जोड़ रही थी। वो बैग उठाकर उठी तो नादिया भी साथ में उठी। अरे नाराज तो ना हो। नहीं यार सैर, सीरियसली नाराज नहीं हूँ। मुझे याद आया मुझे मैडम मिसबा से मिलना था एक काम के लिए। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, महमल ने बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा और मुड़कर चल दी। जब वो तेज तेज सर झुकाए चलती थी तो ऊंची पोनी साथ साथ ही इधर उधर झूलती बहुत अच्छी लगती थी। चंद कदम दूर इसने मुड़कर नादिया को देखा। नादिया बहुत आराम और अनमाक से बैठी अपनी फाइल में कुछ रख रही थी। वो ताज्जुब से आगे को चलने लगी। कितनी जल्दी नादिया ने उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने इसकी आखिरी बात पर यकीन कर लिया था, जैसे वो वाकई नाराज नहीं हो। हालांकि वो जानती थी घर में अम्मा और कॉलेज में वो थी जिनसे वो दिल की हर बात शेयर करती थी, मगर दोनों ने बेतवज्जही से सुनते थे। कभी काम में मसरूफ हो हाँ कह दिया तो सही, तो कभी सुना ही नहीं।